हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एफएसएसएआई के बारे में। ये वीडियो एक जनरल इंट्रोडक्शन वीडियो है जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि एफएसएसएआई क्या है, कौन से एक्ट के अंदर में एस्टेब्लिश हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ था एंड वो सब बातें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात है व्हाट इज़ एफएसएसएआई। तो उसके बारे में जानने के लिए हम लोग को फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। तो फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप सब लोगों को पता होगा। उसके बाद इसको क्रिएट क्यों किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है, इट वॉज क्रिएटेड फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड। ठीक है, तो मतलब क्या है, साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड के लिए इसको क्रिएट किया गया था, मतलब साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ आया कि लाइक ऐसे मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टोरेज ऐसा करते हैं, वैसा नहीं है। स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होना ज़रूरी है, ठीक है। और क्या है, एंड टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, की मैन्युफैक्चर कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, सेल एंड इम्पोर्ट, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए सेफ और होलसम फूड अवेलेबल हो। तो ये सब प्रोसेसेस देखने के लिए इसको लाया गया था। ओके, तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि एफएसएसएआई हमारा एक्सपोर्ट को लेके काम नहीं करता है। क्यों? बिकॉज एक्सपोर्ट को देखने के लिए और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि अपेडा, एम्पेडा, ये सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इसके बाद एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये सब डेट्स आप लोग याद में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एस्टैब्लिश हुआ था 5 सितंबर 2008 में। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब एफएसएसएआई कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसलिए इसको इनोग्रेट भी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अनबुमनी रामादास ने ही किया था। कौन से डेट में? 5 अगस्त 2011। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एस्टैब्लिश हो गया था 2008 में, लेकिन ऑपरेशनलाइज कब हुआ, मतलब काम कब करना स्टार्ट किया? 5 अगस्त 2011 से काम करना स्टार्ट किया। और कौन से एक्ट के अंदर एफएसएसएआई को लाया गया? तो उस एक्ट का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो इसको हम लोग एफएसएसए के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है सर्टेन बेसिक फैक्ट्स अबाउट एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और फिर मेनली 4 रीजन्स है, रीजनल ऑफिसेस है इसके अंदर। तो नॉर्दर्न रीजन वाला ऑफिस कहाँ है? गाजियाबाद में है। ईस्टर्न रीजन वाला ऑफिस है कोलकाता में। वेस्टर्न रीजन वाला ऑफिस मुंबई में है। और साउदर्न वाला ऑफिस चेन्नई में है, ठीक है। और फिर बहुत सारे लेबोरेटरीज़ भी काम करते हैं एफएसएसएआई के अंदर, जिसमें फूड एनालिसिस वगैरह किया जाता है, फूड टेस्टिंग वगैरह होता है। तो 22 रेफरल लेबोरेटरीज़ है। फिर 72 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लेबोरेटरीज़ है पूरे इंडिया में। और फिर 112 लेबोरेटरीज़ भी है जो कि NABL एक्रेडिटेड है। तो ये प्राइवेट लेबोरेटरीज़ है, लेकिन फसाई द्वारा मतलब रिकॉग्नाइज है, ठीक है। तो NABL एक्रेडिटेशन क्या है? NABL भी एक ऐसा क्वालिटी काउंसिल है जो कि लेबोरेटरीज़ को मतलब चलाते हैं। उसके बाद हमारे करंट चेयरपर्सन कौन है? सुधांश पंत जी। और CEO है एफएसएसएआई के गंजे कमला वीराव। तो आप लोग ये सब नाम भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एफएसएसए एक्ट 2006। तो ये कौन सा एक्ट है? जो हमने पहले पढ़ा था ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जिसके अंदर एफएसएसएआई को लाया गया था। तो पहले तो क्या था कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन से मिनिस्ट्रीज थे जो कि फूड रेगुलेशंस को देखते थे। तो इतना यूनिफॉर्म नहीं होता था सिस्टम, लाइक प्रॉपर एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल नहीं था, थोड़ा सा हैफेजार्ड था। इसलिए क्या किया गया? एफएसएस एक्ट को लाया गया, ताकि जो कि पहले एग्जिस्टिंग वाले लॉस है उन सबको उसके अंदर लाके एक रेगुलराइज्ड यूनिफॉर्म बॉडी हो सके। तो एक ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो, एक ही रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि फूड रेगुलेशंस को देखे। तो हम यहाँ पे वही लिखा है कि लाइक पहले कौन कौन सा एक्ट हमारे थे जो कि फूड रेगुलेशंस को देखते थे। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है 7 ओल्डर एक्ट्स थे, ठीक है। पहला तो था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो कि 1954 में आया था। उसके बाद फूड प्रोडक्ट
एन ऑर्डर एक्ट 1955 में आया था वो, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग ऑर्डर 1998, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992 एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लावर ऑर्डर 1967। तो ये 7 लॉज पहले हमारे फूड्स को रेगुलेट करते थे, लेकिन अभी इन सभी लॉज को FSSAI 2006 एक्ट के अंदर लाया गया और FSSAI का एस्टेब्लिश किया गया सो दैट हमारे सारे फूड रेगुलेशंस यूनिफॉर्म हो सके। तो अभी हम लोग थोड़े से सेलियंट फीचर्स को देख लेते हैं उस एक्ट, मतलब वो एक्ट क्या क्या करता है, उसका फीचर्स क्या है, वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग फॉर फूड प्रोडक्ट्स। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर ही नहीं, मतलब बस सेंटर ही लाइसेंस को आप लोग को इशू नहीं कर सकता है, आप लोग के स्टेट्स भी लाइसेंस को इशू कर सकता है, मतलब पावर को डिवाइड कर दिया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इट एम्पावर स्टेट्स टू इशू रजिस्ट्रेशन एंड स्टेट लाइसेंस। तो रजिस्ट्रेशन किसके लिए होता है? जो बिजनेसेस 12 लाख उसका टर्नओवर ईयरली 12 लाख के नीचे होता है तो उन लोग को रजिस्ट्रेशन मिलता है, और जिन बिजनेसेस का स्टेट लाइसेंस 12 लाख से अबव होता है तो उन लोग को स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि आपको स्टेट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब ये FSS एक्ट एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हमारे फूड के लिए, और ये FSS एक्ट पूरा सुपीरियर है फूड के मामले में, इसके ऊपर कोई नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई नहीं है, तो FSS एक्ट ही सुपीरियर है, तो सबको इसके बारे में मानना पड़ेगा। उसके बाद आया एम्फेसिस ऑन ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम रेगुलेटरी रिजाइम टू सेल्फ कंप्लायंस। तो इन सब के सेल्फ कंप्लायंस के बारे में आप लोग जानेंगे जब हम लोग ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तब आप लोग को ये सब डिटेल में समझ में आएगा। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ फूड इम्पोर्टेड इन द कंट्री, मतलब बाहर से जो भी फूड आते हैं एक्सपोर्ट होके उनका स्टैंडर्ड इंडिया के हिसाब से होना चाहिए, तो वही रेगुलेट करता है FSS एक्ट। उसके बाद प्रोविजन फॉर फूड रिकॉल। फूड रिकॉल इसका मतलब क्या है कि मतलब कोई भी फूड मैन्युफैक्चर होके गया मार्केट में, लेकिन वो कुछ थ्रेट देता है पूरे मार्केट को, मतलब उससे कुछ हेल्थ हज़ार्ड या कुछ वैसा हो सकता है, तब क्या होता है कि उसको रिकॉल करने के जो भी प्रोविजंस होते हैं वो सब भी इनमें लिखा है। उसके बाद सर्वेलेंस है। उसके बाद लार्ज नेटवर्क ऑफ फूड लेबोरेटरीज़ है FSS एक्ट के अंदर फॉर फूड एनालिसिस, जैसे कि हमने पहले स्लाइड में भी देखा कि बहुत सारे लेबोरेटरीज़ है जहाँ पे फूड एनालिसिस वगैरह हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है जस्टिस डिस्पेंसन सिस्टम फॉर फास्ट ट्रैक डिस्पोजेबल ऑफ केसेस, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो फूड रिलेटेड, फूड एडल्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ भी ऑफेंस हो, प्रॉब्लम हो, तो उसका फास्ट ट्रैक मतलब जल्दी जल्दी डिस्पोजल हो सके, जल्दी जल्दी सॉल्व किया जा सके, उसके लिए भी सिस्टम यहाँ पे लिखा है। उसके बाद प्रोविजन फॉर ग्रेडेड पेनल्टीज़, फूड ग्रेड कुछ भी ऑफेंस हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज़ होगी वो सब लिखा है इसमें। और फिर है कंसिस्टेंसी बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी मेजर्स, मतलब कंसिस्टेंसी होना चाहिए डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फूड रेगुलेशंस के जो भी रूल्स एंड लॉ है, मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो सब भी इसमें लिखा है। उसके बाद ये एक्ट क्या एम्फेसाइज करता है कि ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम रिगार्डिंग फूड सेफ्टी, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फूड सेफ्टी के लिए ये देते हैं, किनको देते हैं? बिजनेस ऑपरेटर्स, कंज्यूमर्स, रेगुलेटर्स, इन सबको मतलब अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए सिखाते हैं कि कैसे फूड सेफ्टी को प्रैक्टिस करना चाहिए, इन सब के बारे में ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम ये एक्ट देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है इस PPT में। तो ये सब जो भी हमने पढ़ा ये किसका पार्ट है? तो फूड एक्ट जो है 2006 फूड एक्ट जो है उसके फर्स्ट चैप्टर में ये सब कुछ लिखा है। तो हम लोग को एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक पढ़े, तो जिसमें 101 सेक्शंस भी है, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, और फर्स्ट चैप्टर में थोड़े से कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी है जो हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर वाइज एक एक सेक्शन सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।